एक बार पुनः आपका वीडियो में स्वागत है। आज हम लेकर आए नए टॉपिक के साथ और आज के हमारे टॉपिक का नाम है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। देखेंगे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को और अन्य किस नाम से जाना जाता है और ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई जिसके कारण भारत सरकार ने इस प्रकार के कदम उठाए। इसे ही नई आर्थिक नीति भी कहा जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा जाता है। तो इस टॉपिक को बड़े विस्तार से पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम एक समझ विकसित करेंगे, क्योंकि आपके जो रीड के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे वो एक समझ के आधार पर पूछे जाएंगे, इसलिए हम एक समझ विकसित कर पाएंगे तो इससे संबंधित प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। ये टॉपिक हम कक्षा 11 की जो पुस्तक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, वहाँ से इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और जो टॉपिक है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समस्या, वहाँ से इस टॉपिक का हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। और आपके रीट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सफिशिएंट है ये, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना। और अब तक जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी ज़रूर करें। चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। जैसा कि टॉपिक का नाम है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसे एलपीजी का अगर फुल फॉर्म देखें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये इसका विस्तार है। यानी इसके अंतर्गत सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण किया है। अब किन किन चीज़ों का किया है और इनका अर्थ क्या है, ऐसी आवश्यकताएं क्यों महसूस हुई, इसी को ही 1991 का आर्थिक सुधार कहा जाता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, और यही कहलाती है नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP इसे ही कहा जाता है। साथियों, हमने पूर्व में एक वीडियो भी देखा था जिसमें हमने देखा कि औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी, उसको हमने पढ़ा था। और एक स्थिति हमारे सामने आई थी कि जब भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को हमारे अर्थव्यवस्था की कैसी स्थिति थी उसको हमने समझा था। और जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ और तब से 1990 तक हमारे देश ने क्या क्या सुधार किए, अगर उन सुधारों की बात करें, हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को देखें तो हम उनको कम तो नहीं आंक सकते। अपने ढंग से, अपने तरीके से हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कुछ कमियां रह जाती है और उन कमियों का फिर खामियाजा उठाना पड़ता है। तो आप इस चैप्टर के अंतर्गत देखोगे साथियों कि 1991 के समय हमारे सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। तो कैसा आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ, ऐसी क्या स्थितियां हुई, ऐसा हमने क्या किया जो हमारे सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, और उनका कारण इस अध्याय में जानेंगे और उनके कारणों से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और साथ ही हम उन स्थितियों को जानेंगे कि क्यों ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति लाए गए थे, इन नई आर्थिक नीति लाने का कारण क्या रहा है, क्यों ये उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण रखा गया, इनकी जगह कोई और भी चीज़ें आ सकती थी, इन्हीं का चुनाव क्यों किया, इन पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप जानिएगा कि क्योंकि इसमें ये ध्यान में रखिए, यदि किसी वर्ष में जो चालू खाते में घाटा कुल घरेलू उत्पाद की 1% से अधिक है, क्योंकि एक भुगतान संतुलन होता है। भुगतान संतुलन का मतलब होता है, हम सीधी भाषा में, सामान्य भाषा में करें तो एक लेखा जोखा होता है। जैसा हमारा हिसाब होता है, हमारी कुछ आमदनी होती है, कुछ खर्चे होते हैं, उसी प्रकार एक भुगतान संतुलन होता है, वो एक देश का लेखा जोखा होता है और उसका एक चालू खाता होता है। और चालू खाते में ये मान कर चलिए कि वस्तुओं और सेवाओं का एक लेन देन होता है, और वो अगर हमारी जो घरेलू उत्पाद है उससे 1% से अधिक है, तथा विदेशी मुद्रा के भंडार है, क्योंकि प्रत्येक देश के पास विदेशी मुद्रा के भंडार होते हैं, क्योंकि प्रत्येक देश में
हमारी ही मुद्रा नहीं चलती, अपने अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्राएं चलते हैं, इसलिए हमें विदेशी मुद्रा के भंडार भी रखने पड़ते हैं। और ये 3 महीने के आयातों के लिए से भी कम हो, यानी हमारे जो चालू खाते में घाटा है वो कुल घरेलू उत्पाद के 1% से अधिक है, और हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार 3 महीने से कम है, तो कहा जा सकता है उस वर्ष में भुगतान शेष की समस्या है, भुगतान शेष की समस्या बनी हुई है। एक ये सामान्य सी अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत एक सोच तैयार की गई है। अगर 1% से अधिक है तो हमारा जो आयात है उसके लिए विदेशी मुद्रा है वो 3 महीने से अधिक होनी चाहिए। तो आप इसको देखोगे कि वास्तव में इसके कारण आगे आप इस चैप्टर के अंतर्गत हम समझेंगे कि वास्तव में आर्थिक संकट हमारे सामने उत्पन्न हुआ है। चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। तो उस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले कुछ ये पंक्तियाँ इसमें दे रखी है, नियोजित विकास की, क्योंकि जैसे ही हमने आज़ादी प्राप्त की उसके बाद हमने नियोजित विकास की परंपरा को अपनाया है, क्योंकि आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना अपनाई गई थी और अब तक 12 पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया था। नियोजित विकास के 40 वर्षों के बाद भारत एक सशक्त औद्योगिक आधार तथा खाद्यान्नों के उत्पादन में स्वनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम रहा है, निर्भर हो गया था। आप एग्रीकल्चर में देखें चाहे औद्योगिक स्थिति में देखें, इसके बावजूद जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इतनी अच्छी स्थिति होने के बाद आज भी हम देखें हमारे कुछ लोग हैं, अधिकांश है वो एग्रीकल्चर पर ही रोजगार मिला हुआ है। 1991 में भुगतान संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधार का सूत्रपात हुआ। देखिए किसके कारण, भुगतान संकट के कारण भुगतान का संकट आया था। भुगतान का संकट मतलब विदेशों को हमें पैसा देना पड़ता था, क्योंकि हम व्यापार करें, जैसे कोई वस्तु हम आयात कर रहे हैं तो आयात के बदले हमें पैसा देना पड़ता था, और पैसा किस में, विदेशी मुद्रा में। तो वो हमारे सामने संकट आ गया था, हमारे पास इस प्रकार का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा काफ़ी कम थी। इस इकाई में सुधारों की प्रक्रिया तथा भारत के संदर्भ में उनके प्रयोग का मूल्यांकन किया जाएगा। तो हम इस अध्याय में देखेंगे कि वो संकट कैसे आया और उस संकट को दूर करने की प्रक्रिया क्या रही, कैसे दूर किया गया, और उसका मूल्यांकन भी करेंगे। वास्तव में हमने ये जो भी सुधार को अपनाया है वो क्या सही साबित हुआ, या कई बार क्या होता है कि कुछ हम करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं और हो कुछ और जाता है। तो कहीं इसमें ऐसा तो नहीं हुआ है कि करना कुछ और चाह रहे थे कुछ हो गए। तो हम इनको बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे। चलते हैं आज के इस टॉपिक पर, और इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप ये कुछ बिंदु हैं इनको भी थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि इनको पढ़ने के बाद हम इन बिंदुओं का अगर जवाब दे पा रहे हैं तो हमारा ये जो चैप्टर पढ़ना बड़ा सार्थक होगा। अन्यथा कहीं ना कहीं हमारे सामने कुछ कमियां रही है, जिसमें है 1991 में भारत में आरंभ की गई सुधार नीतियों की पृष्ठभूमि से परिचय होगा कि कैसे ये सुधार किया गया, क्या पृष्ठभूमि रही, किन किन का महत्वपूर्ण योगदान हुआ, ये जान पाएंगे। सुधार नीतियों को आरंभ किए जाने की प्रक्रिया को समझेंगे, वैश्वीकरण की प्रक्रिया और भारत के लिए इसके निहितार्थ से परिचित होंगे। विभिन्न क्षेत्रों में सुधार प्रक्रियाओं के प्रभाव को भी जानेंगे। वैश्वीकरण जो ग्लोबलाइजेशन है वही है। तो इन बिंदुओं को हम समझ पाएंगे इसके अंतर्गत। ये कोटेशन आपसे पूछा जा सकता है। KR नारायणन भारत के पूर्व राष्ट्रपति है, उन्होंने एक ये कोटेशन दिया है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। आज के विश्व में आम सहमति है, आज सब ये इस बात की सहमति कर रहे हैं कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है। हम हमारे उद्योग स्थापित हो गए, सड़कें हो गई, रेलवे हो गई, ये सब ही कुछ नहीं है, तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रकृति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब देश की आय बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि आय के साथ साथ लोगों की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। परिचय, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया है। ये ध्यान में आपको रखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो आपको मिल सकता है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित और उपयुक्त सभी। तो इसका मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी कई साथियों की कन्फ्यूजन होते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है
जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के भी उद्यम होते हैं जिन पर सरकारी नियंत्रण होता है, और साथ ही साथ निजी व्यक्तियों के भी उद्यम होते हैं, जैसे जैसे टाटा स्टील कंपनी है वो निजी क्षेत्र की है, ठीक है, डाक है वो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन पर दोनों का अधिकार होता है, दोनों का मिला जुला होता है, सरकार का भी और निजी का, तो उसे कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत ने कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया है? इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं के साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें जो उद्यम होते हैं, जो परिसंपत्तियां होती हैं, उन पर निजी व्यक्ति या एक निजी कंपनी का अधिकार होता है, यानी एकल व्यक्ति हो सकता है या कुछ लोगों का एक कंपनी के मान सकते हैं उनका अधिकार होता है, और वो लाभ के प्रॉफिट के उद्देश्य से कार्य करती है। के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एक साथ थी। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इन वर्षों में इस व्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए इतने अधिक नियम कानून बनाए गए कि उनसे आर्थिक समृद्धि और विकास की समूची प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई। तो कई अब आर्थिक संकट उत्पन्न होने का कुछ अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि जो अर्थव्यवस्था अपनाई उसमें सरकार के द्वारा कुछ नियम और कानून इतने बना दिए गए कि वो नियम ही आप हमारी जो आर्थिक समृद्धि और विकास में की प्रक्रिया के आगे अवरोध के रूप में खड़े हो गए। अन्य विद्वानों का मत है, कईयों का ये मत है कि भारत जिसने अपनी विकास यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से वहीं आरंभ की थी, तो कईयों का मानना है कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल गतिहीन हो गई थी, गतिहीन, जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा था, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें पढ़ा था कि भारत की स्थिति कैसी हो गई थी, तो पहले से ही वो गतिहीन थी, तो वो मानना था। जो बचत में समृद्धि और विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार तथा जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है, साथ ही कृषि उत्पादन की निरंतर वृद्धि द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा कृषि पर ध्यान दिया गया क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर की स्थिति बहुत कमज़ोर थी, इसलिए लोगों की खाद्य सुरक्षा यानी जो खाने का भोजन है वो उपलब्ध कराने में ही ज़्यादा समूचा ध्यान दिया गया था। इसका मतलब पहला तो कारण ये माना जा रहा है कि हमारे जो कानून नियम थे वो इस प्रकार के थे, और कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना था कि हम आरंभ ही गति से हुई थी, हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल रुकी हुई थी क्योंकि अंग्रेजी शासनकाल में हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई थी, तो ये कारण मान रहे हैं। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब सरकार ही क्यों, एक देश ही क्यों, हमारे जब आय से ज़्यादा हम खर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से हमें ऋण लेना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार देश के सामने विदेशी ऋणों के संकट उत्पन्न हो गए। सरकार ने अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी, ऋण तो ले लिया लेकिन उसका भुगतान वापस देने की स्थिति में सरकार नहीं थी। और देखिए इसमें क्या स्थिति उत्पन्न हुई, पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं के लिए आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा। बहुत स्थिति गंभीर हो गई थी क्योंकि पेट्रोल जैसी आवश्यक वस्तुएं हैं, क्योंकि हमें परिवहन के साधनों में पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, वो हमारे 15 दिन का आयात के लिए भी नहीं बचा था विदेशी मुद्रा रिजर्व है। और अभी मैंने कहा कि अगर हमारा जो चालू खाते में घाटा 1% से अधिक हो तो विदेशी मुद्रा भंडार 3 महीने से ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ हम देखें कि हमारा जो विदेशी मुद्रा रिजर्व है वो मात्र 15 दिन का भी नहीं रहा है। तो इसका मतलब हमारे भारत के सामने बड़ी गंभीर समस्या या आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया, और जब संकट आता है तो चारों तरफ से आता है, ये आपको पता है। जैसे हमारे यहाँ जो विदेशी मुद्रा रिजर्व है वो कम था, तो साथ ही साथ जो आवश्यक वस्तुएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाती है उनकी कीमतों ने भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, और वो भी हमारे सामने एक स्थिति उत्पन्न होगी, गंभीर स्थिति, क्योंकि लोग जब आवश्यक वस्तुओं की कीमत ज़्यादा होगी तो लोग इन वस्तुओं को खरीद भी नहीं पाएंगे। इन्हीं सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया। ये सारे कारण बन गए जिनके कारण, चाहे वो नियम मान लो जो हमारे सरकार के द्वारा उस समय बनाए गए थे, जो भी नियम या कानून है, या ये हमारे सामने जो आर्थिक संकट जो 15 दिन का भी कम हमारा जो विदेशी मुद्रा रिजर्व रहा था, ये सारे कारण हैं जिसके कारण हमने नई नीति अपनाई। इसने हमारे विकास
रणनीतियों को संपूर्ण दिशा को ही बदल दिया। अब कैसे बदला? हमने ये तो जान लिया कि हमारे सामने कैसा संकट उत्पन्न हुआ। हमारे पास इतना पैसा ही नहीं था, न तो हमने जो उधार विदेशों से लिया था वो चुकाने की हमारे सामने क्षमता थी, और न ही हमारा जो आयात कर रहे थे, जैसे पेट्रोल हम देखते हैं खाड़ी देश से हम पेट्रोल मंगवा रहे हैं, तो उनका भुगतान करने का पैसा भी हमारे सामने नहीं हुआ था। तो फिर किस प्रकार हम देखेंगे कैसे इस समस्या से हम आगे बाहर निकले। इस अध्याय में हम उस आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि उसको जानेंगे कि आखिरकार और गहराई में जानेंगे कि क्यों उत्पन्न हुआ वो, और सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को पर उन नीतियों के प्रभाव पर विचार करेंगे कि नीतियाँ बनाई तो नीतियों से अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, चाहे हमने पढ़ा था प्राथमिक, द्वितीयक और तीसरा क्षेत्र है, उन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले इस आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि पर विचार करेंगे कि कहाँ से आखिरकार ये संकट उत्पन्न हुआ है। इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्भव स्रोत 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। पॉइंटों में दे सकता है, आपको जो प्रश्न पूछेगा वो पॉइंटों में दे सकता है, तो एक पॉइंट ये दे दे सही है कि नहीं है, तो है। इसमें आपने देखा कि 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन, मैनेजमेंट जो था सरकार का वो कैसा था? अकुशल था। या हम ये मान सकते हैं जो उद्योग धंधे हैं उनका जो है वो प्रबंधन कैसा था? अकुशल था। सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों, सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से ही फंड जुटाती थी। आपको पता है चाहे देश हो चाहे परिवार हो, चलाने के लिए आय की आवश्यकता पड़ती है। तो सरकार को खर्चों के पूरे करने के लिए वो कहाँ से प्राप्त कर रही थी? कर, टैक्स, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। जैसा कि आपको पता है आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर का मतलब जिस पर कर लगाया जाए वही वहन करे। जैसे कोई व्यक्ति आयकर के दायरे में आता है तो वही चुकाता है, और कुछ होता है अप्रत्यक्ष कर। जैसे अभी आप जीएसटी का उदाहरण देखोगे तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, तो उससे आय प्राप्त कर रही थी। और साथ ही साथ सार्वजनिक उद्यम, सरकारी जो उद्यम है, सरकारी जो उद्योग है, उनसे वो आय है वो प्राप्त कर रही थी। और जब वे आय से अधिक हो तो सरकार, जब सीधी सी बात है जब खर्चा आय से अधिक होता तो सरकार बैंक, जन सामान्य तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने के बाध्य हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, बैंकें हैं, उनसे वो उधार लेने के लिए बाध्य हो जाती है। इस प्रकार वह अपने घाटे का वित्तीय प्रबंधन कर लेती है। इस प्रकार वो पैसा जुटाने में सफल हो जाती है। तो निश्चित रूप से वो उधारी लेती है, चाहे वो बैंक से ले हमारे देश की, या जन सामान्य से ले, या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ले। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश की मुद्रा अन्य देशों में तो चलती नहीं, और डॉलर है वो सर्वमान्य, सभी देश उस डॉलर को प्राप्त डॉलर के माध्यम से लेन देन करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए जो कच्चा तेल हम विदेशों से आयात कर रहे हैं, खाड़ी देश से कर रहे हैं, तो उसके भुगतान के लिए हमें डॉलर की आवश्यकता पड़ती है, और ये डॉलर हम अपने उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त करते हैं। और प्राप्त कहाँ से करते हैं? हम जब निर्यात करेंगे तो हम हमारे देश से वस्तु बेचेंगे तो बदले में हमें पैसा प्राप्त होगा, और वो किस में होगा? डॉलर में। और उस डॉलर का यूज़ हम विभिन्न प्रकार के आयातों के लिए कर सकते हैं। हमने वस्तु बेची तो हमें पैसा प्राप्त होगा, और पैसा किस में प्राप्त होगा? डॉलर में। और डॉलर से हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं विदेशों से खरीद सकते हैं। इस अवधि में सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही, और हम देखेंगे जो ये अवधि थी 1980 के बाद की, इस समय सरकार विकास नीतियों पर आवश्यक ध्यान दे रही थी, और देना भी जरूरी था, क्योंकि देश की स्थिति ऐसी थी, देश आज़ाद हुआ था, और देश आज़ाद हुआ तब गतिहीन था, क्योंकि राजस्व कम होने पर भी, क्योंकि हमें पता है कि राजस्व कम था, टैक्स के द्वारा आय कम प्राप्त हो रही थी, सार्वजनिक उद्यम भी कम थे तो आय कम प्राप्त हो रही थी। आय तो कम थी, लेकिन सरकार विकास नीतियों पर तो खर्चा करना था। क्यों? क्योंकि भारत में बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा, क्योंकि भारत में बेरोजगारी थी, गरीबी थी, जनसंख्या थी, तो ऐसी स्थिति थी, इसलिए उसे खर्च करना भी पड़ रहा है।
यही नहीं तो ये बिंदु हो रहे हैं, सारे कारण बनते जा रहे हैं आर्थिक संकट के, देखते जाइए आप। तो इन बिंदुओं को आप अलग अलग पॉइंटों में लिखिए, जिससे आप मतलब इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे तो उनके जवाब दे पाओगे। और यही नहीं, सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर भी होने वाले व्यय के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी नहीं है। सरकार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जा रही है, तो उनके लिए भी राजस्व प्राप्त नहीं है। जब सरकार की प्रतिरक्षा सुरक्षा जैसे आर्मी वगैरह है और सामाजिक क्षेत्रों पर अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ रहा है, अपनी जो आय प्राप्त कर रही है उनका इन सभी क्षेत्रों पर खर्च करना पड़ रहा है। प्रतीक्षा क्योंकि हमारे यहाँ आर्मी पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है और सामाजिक कार्य हैं उन पर भी, और ये स्पष्ट था कि उन क्षेत्रों से किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावना भी नहीं थी। अगर हम किसी व्यक्ति से पैसा उधार ले लें और उनको हम किसी उत्पादकीय कार्य में लगा दें जिससे हमें पैसा कमाने की संभावना बनती है, तब तो हम उस उधार को चुकाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और वही पैसा हम लेकर किसी को, मान लो कि हम जैसे किसी से व्यक्ति से 10,000 रुपये उधार ले लिए और उसी से हम पार्टी करें तो निश्चित रूप से उसे चुकाने में बड़ा जोर आता है। तो वही हमारे देश की सरकार के सामने है, उनको इन ऐसे क्षेत्रों पर पैसा खर्च करना पड़ रहा था कि वहाँ से प्रतिफल प्राप्त होने की कम संभावना थी, और थी तो वो भी बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। इसकी आवश्यकता थी कि सरकार अपने बचे हुए राजस्व का बहुत ही सोच विचार कर प्रयोग करती। बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक उद्यमों से भी अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी। कर के साथ साथ सार्वजनिक जो उद्यम थे, सरकार की जो उद्योग थे, उनसे भी हमें कम ही आय प्राप्त हो रही थी। सार्वजनिक उद्यम जिन पर सरकार का अधिकार होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जैसे डाकघर है, रेलवे है, ये कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा को उपभोग कार्यों पर ही खर्च कर दिया जाता था। और कई बार ऐसी स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है, जो हमने पैसा उधार लिया उसको हम उपभोग कार्यों पर जो ऊपर बताए गए उन्हीं पर ही खर्च कर दिया जाता था। तो ये सारे बिंदु बन रहे हैं कि भारत में आर्थिक संकट के इस प्रकार के अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का न तो कोई प्रयास किया गया और न ही निरंतर बढ़ते आयात के लिए वित्त जुटाने की दृष्टि से निर्यात संवर्धन पर भी पर्याप्त ध्यान है। ये भी एक बिंदु बन रहा है कि न जो ये अनावश्यक खर्चा है उसको कम करने का प्रयास किया गया, और न ही क्योंकि हमने क्या किया कि निर्यात को बढ़ाकर हम पैसा प्राप्त कर रहे हैं जिसे हम आयात कर रहे हैं, लेकिन निर्यात संवर्धन यानी निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात बढ़ाएं। हमारे जो उद्योग धंधे हैं उन पर विशेष ध्यान दें, वो उन पर ध्यान देंगे तो हमारी जो वस्तुएं हैं विदेशों में ज़्यादा बिकेगी, और विदेशों में ज़्यादा बिकेगी तो हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा। तो इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। आयात तो बढ़ते गए और निर्यात पर ज़्यादा बढ़ाने की जोर दिया गया नहीं। 1980 के दशक के अंत तक सरकार उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा वे धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा। कि आदमी को कहते हैं ना, उतने पाँव पसारिए जितनी लंबी सोड़। तो 1980 के दशक में ऐसी स्थिति हो गई कि सरकार का इतना ऋण बढ़ गया कि वो उसके चुकाने की क्षमता से वो बाहर था। ये सारे कारण बने थे जो हमने ऊपर देखे थे, वो सारे कारण ये इनके बने। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेज़ी से बढ़ने लगी, और इसका खामियाजा ये हुआ कि साथ ही साथ हमारी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमतें भी बढ़ने लगी। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेज़ी से बढ़ने लगी और आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की संवृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा। आयात तो आगे बढ़ता जा रहा है घोड़े की गति से, और निर्यात बेचारा पीछे रह गया। निर्यात कम हो गया तो भाई ये तालमेल तो गड़बड़ा गया। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने क्षीण हो गए, इतने कम हो गए कि देश की 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते थे, जैसा कि हमने अपनी स्थिति ऊपर देखी थी। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भी नहीं बची। कहाँ से ब्याज चुकाएं? इतना ही नहीं, कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता था। वो भी बेचारा डरने लगा कि कहाँ पैसा लगाएंगे, तो वो भी यहाँ निवेश करने से बच रहा था। तो बड़ी चारों तरफ से, जैसे कहते हैं ना, समस्या आती है तो कोई एक तरफ से नहीं आती, चारों तरफ से आती है, तो पूरी तरह से घेर लिया गया था। आगे हम पढ़ते हैं। उस स्थिति में अब देखो, मरता क्या ना करता,
मरता क्या न करता, क्या करें, कैसी स्थिति करें हम। उस स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, इसका पूरा नाम है, पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे हम सामान्य शब्दों में विश्व बैंक कहा जाता है। और दूसरी एक और इसकी, जिसको जुड़वा बहन कहा जाता है, IMF, जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, का दरवाज़ा खड़खड़ाया। गए इनके पास, दोनों के पास, अब आप ही बचाओ, आप ही दो पैसा कुछ। तो इन्होंने पैसा दे दिया दोनों ने, लेकिन इनके सामने एक शर्त रखी। तो वो शर्त देखते हैं क्या है, क्या हुआ आगे। तो कहाँ से, ये दोनों आप ध्यान में रखना, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको विश्व बैंक कहा जाता है, और दूसरी है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा अगर ज़्यादा विस्तार से जानकारी आपको लेनी है। उनसे देश को $7 बिलियन ऋण उस संकट का सामना करने के लिए मिला। काफ़ी पैसा मिला, $7 बिलियन उस समय इनके द्वारा पैसा मिला है। किंतु उस ऋण को पाने के लिए इन संस्थाओं ने भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाई। बोला कि भाई साहब, आपको पैसा तो दे दिया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तें आपको माननी पड़ेगी। लेकिन करे क्या, आगे कुआ पीछे खाई। कई बार क्या होता है कि जैसे हम होता है, कोई बच्चा होता है बड़ा शरारती है, बहुत बदमाशी करता है, गांव में पढ़ता है, इतना नालायक होता है, फिर उसको शहर में डाल देते हैं। तो पहले वो गांव में नहीं समझता, अब शहर में जाएगा तो लोगों ने अनुमान लगा दिए कि भाई इसका बेटा तो गया काम से, ये तो अब वहाँ शहर में तो किसी का डर है ही नहीं। और हुआ उल्टी स्थिति कि वो शहर से IAS बन के आया, कलेक्टर बन के आया जी। वैसी स्थिति हमारे भारत के सामने खड़ी हो गई कि पहले से संकट है, कुछ शर्तें ऐसी लगाई, और देखें अब भारत कौन सी दिशा में जाता है। जैसे ही सरकार उदारीकरण करेगी, उदारीकरण आ गया शब्द, निजी क्षेत्रों पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी, है ना, जिसको हम निजीकरण के कहेंगे, और अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी। साथ ही ये भी अपेक्षा की गई कि भारत अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध हट जाएंगे। ये सारे, ये ऐसा जाल था, कहते हैं अनुमान लगा रहे थे कि स्थिति गंभीर होगी, लेकिन किस प्रकार से भारत इस स्थिति से बाहर उभर कर आया है, वो बड़ा ही रोचक है। तो ये अब किसी दूसरे साथ व्यापार में कोई प्रतिबंध नहीं है, तो इसका मतलब हम किसी दूसरे देश से व्यापार करेंगे तो उस पर कोई रोक टोक नहीं लगा सकते। अब जैसे अभी आप देखो, फिर कुछ दिनों पहले, कि हमारे देश में चाइना का माल सबसे ज़्यादा है। तो अब दूसरे देश, ऐसा कोई देश है वहाँ वस्तु निर्माण हो रही है, वो बहुत ही सस्ती कीमतों पर हो रही है, और उसको हमारे देश में वो बेचेगा। पहले तो हम उस पर टैक्स लगा दें तो उसकी लागत बढ़ जाएगी, तो हमारे देश में वो महंगी हो जाएगी, लोग कम खरीदेंगे, और हम कम खरीदेंगे तो हमारे देश की वस्तुएं खरीदेंगे, और हमारे देश की वस्तु खरीदेंगे तो उद्योग धंधे बढ़ेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब कोई रोक टोक नहीं होगी, इसका मतलब वो उसकी लागत पहले ही कम है और सस्ती रहेगी, तो हमारे देश के लोग कौन सी वस्तु खरीदेंगे, विदेशी वस्तु को खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी गंभीर हो सकती थी, और देखें कैसे किस प्रकार से बाहर निकली है। लेकिन इन दोनों ने भारत के सामने ये शर्तें लगा ली। भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान ली। ये लो भाई, क्योंकि उसको पैसे की आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता थी, और अन्य कईयों ने उनको पैसा देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि निवेश, विदेशी निवेशक है वो भारत में निवेश करना भी नहीं चाह रहे थे। तो इसका मतलब इनका कहना तो मानना था, और नई आर्थिक नीति की घोषणा की है, NEP, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी की घोषणा कर दी। इस नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। अब इनको विस्तार से पढ़ेंगे कौन कौन से सुधार इसके अंतर्गत शामिल किए गए थे। इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था से अधिक स्पर्धापूर्वक व्यावसायिक वातावरण की रचना करना, स्पर्धा, कंपटीशन द्वारा किसी प्रकार की कोई रोक टोक न हो, ऐसी स्थिति यहाँ उत्पन्न करना, तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने, फर्म कोई भी किसी प्रकार के उत्पादन कार्य में, व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना, उसको और उसका विस्तार करने में कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं। पहले तो इतनी रोक टोक थी
कि सरकार की बातों बातों पर उससे सरकार की अनुमति लेनी थी, तो वो सारे कम करना या दूर करना, इन नीतियों को 2 उपसमूहों में विभाजित किया गया है। तो 2 उपसमूह ये भी आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो अब तक हमने आर्थिक संकट के क्या क्या कारण बने और उन कारणों को दूर करने के लिए हमें कहाँ से पैसा मिला, उन दोनों संस्थाओं को ध्यान में रखना है। और ये 2 उपाय हैं, इन सभी प्रश्न बन सकता है। एक तो है स्थायित्वकारी उपाय और दूसरा है संरचनात्मक सुधार के उपाय। स्थायित्वकारी उपाय क्या हैं और संरचनात्मक सुधार के उपाय क्या हैं, उनको हम समझेंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है। तो स्थायित्वकारी उपाय अल्पकालीन होते हैं, जबकि संरचनात्मक जो सुधार आएंगे वो आप देखोगे दीर्घकालीन होते हैं। तो स्थायित्वकारी उपाय है अल्पकालीन, जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आई कुछ त्रुटियों को दूर करना। भुगतान संतुलन का मतलब जो हमारा देश अन्य देशों के साथ जो लेन देन कर रहा है, भुगतान संतुलन मैंने आपको बताया है कि जैसा हमारा कोई लेखा जोखा होता है, जैसे हम बही में लिखते हैं ना आमदनी खर्चा, उसी प्रकार भुगतान संतुलन में ये होता है कि हम शेष विषयों के साथ क्या तो लेन देन कर रहे हैं, क्या दिया और क्या लिया। तो उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो गई कि हम अन्य देशों से आयात तो ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा भुगतान संतुलन में नहीं है। तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए और मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना, मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई, देश में महंगाई हो, तो ऐसी स्थिति को दूर करना। सरल शब्दों में इसका अर्थ है पर्याप्त विदेशी भंडार बनाए रखने और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश करने की आवश्यकता थी। तो जैसे जैसे आपने पढ़ा था ना, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, तो उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए और विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने के लिए जो उपाय अपनाए जाते हैं, जो कि अल्पकालीन होते हैं, उन्हें ही स्थायित्वकारी उपाय कहा जाता है। दूसरी है हो रहा है संरचनात्मक सुधार। ये वे दीर्घकालीन उपाय हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की अनियमितताओं को दूर कर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना, कि उसमें सुधार करना और कहाँ कहाँ कमियाँ आ रही है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, उनको दूर करने का काम इस संरचनात्मक उपाय के अंतर्गत। तो आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से इसके अंतर्गत। इस दृष्टि से सरकार ने अपनी नीतियां प्रारंभ की और इन्हें 3 उपवर्ग में बांटा गया, जिनमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये हमने एक पृष्ठभूमि देखी कि कैसे कैसे हमारे सामने कौन कौन से कारण थे जिनके सामने हमारे सामने जो संकट आर्थिक उत्पन्न हुआ, और उसके लिए हमने किन की सहायता, किन की मदद ली हमने, और उन्होंने क्या क्या शर्तें रखी, उनको हमने पढ़ा। अब एक एक करके हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उदारीकरण को पढ़ेंगे। उदारीकरण क्या होता है, उदारीकरण के लिए क्या क्या किया गया, कौन कौन से उपाय अपनाए गए और उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उन बिंदुओं को इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम साथियों चलते हैं उदारीकरण। तो ये 3 उपवर्ग है, इनको नाम ध्यान में रखो आप, और इनके अंग्रेजी नाम भी ध्यान में रखो, ऑप्शन में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम विस्तार से उदारीकरण पर चर्चा करेंगे। हमने प्रारंभ में चर्चा की है कि आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गई। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना था कि जो नियम कानून बनाए थे वही हमारे सामने बाधा उत्पन्न हो गई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे नियम और कानूनों पर जो है उनको ध्यान देना था, उनमें सुधार करना था। तो वही है उदारीकरण, इन प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी, वो ये है उदारीकरण। उदार प्रवृत्ति कि वो जो भी हमारे प्रतिबंध थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार के नियम कानून थे कि जैसे होता है ना हमारे सामने प्रतिबंध, ये करो वो करो, तो वो दूर करना था, तो उनको मुक्त करना था। अब कौन कौन से थे इस प्रकार के कानून नियम, तो उनको हम एक एक बिंदु में पढ़ेंगे। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली,
लाइसेंस प्रणाली थी कि कोई भी निजी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति उद्योग स्थापित करना होता है तो उसको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। बिना लाइसेंस से वो कोई प्रकार का उत्पादन कार्य नहीं कर सकता था। अब सरकार ने क्या किया, किन किन उद्योगों से लाइसेंस हटाया, उनको हम पढ़ेंगे। आयात निर्यात की नीति कैसी थी, पहले इस प्रकार की थी, बहुत सारे प्रतिबंध थे। अब सरकार ने क्या किया, आयात निर्यात में तकनीकी उन्नयन के लिए, टेक्नोलॉजी में सुधार के लिए क्या किया, राजकोषीय स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या किया। राजकोषीय मतलब सरकार की जो आय व्यय की नीति होती है, कहाँ से कितना आय प्राप्त होता है, टैक्स कैसे लगाते हैं और कहाँ कहाँ खर्चा करना होता है, वो सारा राजकोषीय के अंतर्गत आता है। तो उसमें क्या सुधार किया गया। विदेशी निवेश नीतियों में क्या किया गया कि कोई विदेशी हमारे देश में निवेश करे, पैसा लगाएं, तो उनके लिए क्या स्थिति की गई। उदारीकरण 1980 के दशक में भी आरंभ किए गए थे, क्योंकि 1980 के बाद स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई थी, इसलिए वहीं से सुधार करना किया गया था। किंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक थी, लेकिन 1991 में बड़े नियमों के साथ, बड़ी नीतियों के साथ ये लागू किया गया था। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए सुधारों की समीक्षा भी करेंगे। ये क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें क्या सुधार किया गया। वित्तीय क्षेत्र है, उसमें क्या सुधार किया। वित्त मतलब ये बैंकों से संबंधित है। कर सुधार है जो राजकोषीय से संबंधित है। विदेशी विनिमय बाजार है, विदेशी विनिमय बाजार को भी हम पढ़ेंगे क्या होता है विदेशी विनिमय। एक सीधा सा अगर सामान्य शब्दों में बात करूं तो विदेशी विनिमय बाजार का मतलब है, जैसे भारत है तो भारत में रुपया चलता है, अन्य देशों में अपने देश की मुद्रा चलता है, तो उनका लेन देन कैसे किया जाए। जैसे हम देखें कि डॉलर है और रुपया है, तो उनके बीच में कैसा विनिमय दर हो कि जैसे मान लो कि $1 बराबर 60 रुपये, तो ये $1 लेना हो तो हमें 60 रुपये देना पड़ता है। तो ये हो गई विनिमय दर कि एक मुद्रा का मूल्य दूसरी मुद्रा में मूल्य कितना है। जैसे $1 का मूल्य अगर देखें तो हमारे 60 रुपये के बराबर है। व्यापार तथा निवेश क्षेत्र जिन पर 1991 तथा 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया, तो इन सभी बिंदुओं को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि इनमें कैसे कैसे क्या क्या उपाय इसके अंतर्गत किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं उदारीकरण का मतलब है जो सरकार के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए थे, अनावश्यक जो प्रतिबंध थे, कानून नियम थे, उनको कम करने का काम ही उदारीकरण। सरल सी नीति बनाई गई थी। तो सबसे पहले हम औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण देखेंगे, कैसे दोबारा नियम बनाए गए थे, क्या क्या इनके अंतर्गत किया गया था। भारत में नियमन प्रणाली को अनेक प्रकार से लागू किया गया था। पहले अलग कई कई नियम थे, कानून थे। अब देखें कौन कौन से कानून उसके अंतर्गत लगाए गए थे। सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी। पहले 1991 से पहले औद्योगिक लाइसेंस यानी कोई किसी प्रकार का उद्योग स्थापित करना है तो सबसे पहले सरकार से क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, अनुमति लेनी पड़ती, जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करना, कोई फर्म स्थापित करना है, बंद करना है, या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए कितनी इकाइयाँ वो उत्पादित कर सकता है के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। और ये बड़ा ही पेचीदा काम था, बड़ा लंबी प्रोसेस थी, काफ़ी फाइलों से होकर, काफ़ी टेबलों से होकर गुजरना पड़ता था। इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती थी, ये उस समय था। और क्या था, अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमियों का प्रवेश ही निषिद्ध था। कई ऐसे उद्योग थे कि वहाँ तो कहा जाता था कि जंगल के समान था, कि यहाँ जब शेर खा जाएगा, वैसे ही था कि निजी उद्यमी यहाँ तो प्रवेश कर ही नहीं सकते थे। तो वो कौन कौन से क्षेत्र थे उनको भी देखेंगे। और क्या था कि कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे, और सभी निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमत के निर्धारण का तथा वितरण के बारे में अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था। कुछ उद्योग तो ऐसे कहेंगे कि लघु उद्योग ही करेंगे, और ये भी किया गया कि कीमतों के निर्धारण में भी सरकार का हस्तक्षेप था कि निजी उद्यमी अपने हिसाब से कीमत का भी निर्धारण नहीं कर सकते। तो इतने सारे, ये मेरे हिसाब से तो काफ़ी प्रतिबंध थे। 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों ने इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। अब देखेंगे क्या क्या परिवर्तन किया गया, वो देखो। एल्कोहल, ये अब यहाँ से प्रश्न बनेगा साथियों, ध्यान में रखना। एल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन 3, औद्योगिक विस्फोट 4, इलेक्ट्रॉनिक और विमानन तथा औषधि, ये इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लाइसेंसिंग की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यहाँ ये कोई, जैसे एल्कोहल है, सिगरेट है, जोखिम भरे रासायनिक औद्योगिक विस्फोटक है,
है ना, जोखिम भरे रासायनिक, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, और विमानन तथा औषधि हो गई। ये 6 हो गए। तो ये निम्न में से पूछा जा सकता है, निम्न में से किस में लाइसेंस की व्यवस्था नहीं है, तो ये इनके नाम ही ध्यान में रखने हैं। तो इससे संबंधित कोई उद्योग होता तो उन पर तो लाइसेंस लेने की जरूरत है, बाकियों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया, किसी प्रकार की कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अच्छा सुधार था। उसके बाद आप देखो, अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में अब कुछ ऐसे थे देखो ऊपर देखा, जिनमें हमने देखा निजी क्षेत्रों का प्रवेश वर्जित था, निजी क्षेत्र तो काम कर ही नहीं सकता था, लेकिन अब वो धारणा बदली गई। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में भी केवल कुछ ही मुख्य गतिविधियां जैसे परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेलवे परिवहन ही बचा है। यही है, अभी परिवहन में भी धीरे धीरे निजी क्षेत्र का समावेश होने लग गया है, लेकिन मोटे रूप से ये 2 ही हैं जिनमें हम देखें तो सरकार का ही है, सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। बाकी सारे में अब ये तय कर दिया कि निजी क्षेत्रों का धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लग गई, तो ये भी उनको प्रवेश दिया गया। उसके बाद लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई, रिजर्व श्रेणी से हटा दिया। कि पहले तो था कि उनको केवल लघु उद्योग स्थापित ही कर सकता था, उत्पादित कर सकता था, अब वो भी हटा दी गया। अनेक उद्योगों में अब बाजार की कीमतों के निर्धारण की अनुमति भी मिल गई कि वो अपने जो कीमतें हैं उनका भी वो निर्धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में ये सुधार किए गए। क्या क्या पहले प्रतिबंध थे और क्या क्या सुधार किए गए, ये आपने देख लिए हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कौन कौन से सुधार किए गए, तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। लाइसेंस वाला है, सार्वजनिक क्षेत्र का के अलावा निजी क्षेत्रों का उसमें प्रवेश है, लघु उद्योगों वाला है, कीमतों वाला है ये। अब वित्तीय क्षेत्र के सुधार देखें। वित्तीय क्षेत्र होते हैं जो बैंकों से जुड़ी हुई हैं, आप वो ध्यान में रखो। सामान्य शब्दों में हम बात करें तो वित्तीय क्षेत्र में आपकी व्यावसायिक और निवेश बैंक होती है। जैसे आपकी जो बैंक है ना, जितनी भी जिनमें आपका खाता वगैरह होता है, निवेश बैंक भी होती है, इन्वेस्टमेंट बैंक वाली, स्टॉक एक्सचेंज भी होता है, तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित है। जो भी बैंक से संबंधित है वो सारे इसमें आए हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन रिजर्व बैंक का दायित्व था, और इनमें संपन्न नियम बनाने का, नियंत्रण करने का काम है हमारी जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक, उनका था। भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के कार्य का नियमन होता था। और इनके जो नियम है कि कितना कितना पैसा वो किसी को उधार से दे सकता है, कितनी लोन देने की आवश्यकता है, क्या रेट रखेगा, सारे नियम हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित। तो कहीं ना कहीं भारतीय रिजर्व का जो दखल था वो सबसे ज़्यादा था। रिजर्व बैंक ही तय करता था कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा रख सकता है, यही ब्याज की दरों को नियत करता था, कितना जमा कर सकता है, कितनी वो ब्याज की दर रखेगा, विभिन्न क्षेत्रों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि को भी वही तय करता है कि किन किन को उधार देना है और कितनी मात्रा में देना, ये सारा उनके द्वारा। वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रण की भूमिका से हटाकर, क्योंकि पहले तो नियंत्रण करने वाला था, उस नियंत्रण वाली भूमिका को से हटाकर इसे क्षेत्र के एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया। अब वो हेल्प के लिए होगा, न कि उस पर कंट्रोल करे, बार बार उसको रोके और टोके, ऐसा नहीं है। उसको एक सहायक के रूप में उसकी भूमिका इसके अंतर्गत रखी गई थी। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, अब ये स्वतंत्र हो गया। कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनमें वो अपने हिसाब से वो निर्णय ले सकता है। सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर दिया। इसी कारण कुछ भारत के या विदेशी बैंक भारतीय क्षेत्र में आए, बैंकें खुली। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा अब 74% कर दी गई है, उनकी 74% इनकी सीमा हो गई। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाली बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएं, अपनी शाखाएं अलग अलग क्षेत्रों में भी खोल सकती है तथा पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्तिसंगत बना सकती है। यद्यपि बैंकों को अब देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी अनुमति है, पर खाता धारकों को
धारकों और देश की हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रण शक्ति अभी भी रिजर्व के बैंक के पास है, लेकिन फिर भी उनकी जो खाता धारक हैं उनकी सुरक्षा के लिए, नहीं तो ऐसा हो सकता है बैंक कब आई और कब चलेगी पता ही नहीं चलेगा, लोगों के पैसे वहाँ से खतरा है, इसलिए कुछ नियंत्रण रिजर्व बैंक का रखा गया उसमें। विदेशी निवेशी संस्थाएं, FII तथा व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश की अनुमति मिल गई है, तो ये भी इसके अंतर्गत सुधार किया गया था। तो काफ़ी अधिक RBI का नियंत्रण था जिसको धीरे धीरे कम किया गया। कौन कौन से इसके अंतर्गत सुधार किए गए, इन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। म्यूचुअल फंड आप जानते हो, पेंशन कोष है जो आप अभी मुद्दा भी बना हुआ है, पुरानी पेंशन नई पेंशन, तो पेंशन कोष वाला भी है। और कर व्यवस्था में सुधार, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं देश की सरकार की आय का एक मुख्य स्रोत है कर। कर प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के रूप में प्राप्त करता है। तो इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान कर वाली और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है। वे भी है कि सरकार कौन कौन कार्यों पर व्यय कर, ऊपर हमने पढ़ा विभिन्न क्षेत्रों पर सरकार व्यय करती है और सरकार को व्यय करना भी पड़ता है। सड़क है, रेलवे है, विकास कार्य हैं या सामाजिक सुरक्षा के लिए भी करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति, सब्सिडी, प्रशासन पर खर्च करना पड़ता है, सुरक्षा पर खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो कितनी आय कहाँ प्राप्त होती है, कैसे कैसे खर्च करती है, इनमें भी सुधार सरकार के द्वारा किया गया। इन सामूहिक रूपों से ही राजकोषीय नीति भी कहा जाता है, जिसमें कर जो सरकार की आय है और सरकार की व्यय है। आय को कहा जाता है सार्वजनिक आय और व्यय को कहा जाता है सार्वजनिक व्यय। तो इसी को सामूहिक रूप से राजकोषीय नीति कहा जाता है। करों के दो प्रकार होते हैं जैसा कि मैंने बताया आपको, एक तो डायरेक्ट टैक्स जिसको प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं, डायरेक्ट लगाया जाता है और डायरेक्ट उनको दिया जाता है। जैसे आयकर होता है, आयकर जिन पर लगाया जाता है वही उनका वहन करता है, उनको देना पड़ता है। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों पर निरंतर कमी की गई। 1991 के बाद जो आय पर कर लगाए गए थे उनमें धीरे धीरे कमी की गई। क्यों की गई उसको भी हम देखेंगे। इसके पीछे मुख्य धारणा ये थी कि उच्च कर दरों के कारण ही कर वंचन होता है। आपको पता है जैसे किसी ने गलती कर दी और गलती करने के बाद अगर उसको पता है कि मेरे को बहुत सारा दंड मिलेगा, दंड दिया जाएगा, तो वो अपनी गलती को छुपाने का प्रयास करता है। और जब उसको पता है कि ज़्यादा नहीं मुझको एक दो बात सुनाई जाएगी बाकी मेरी गलती, तो वो गलती छुपाने का प्रयास नहीं करेगा। वही ऐसा था कि पहले टैक्स बहुत ज़्यादा था तो लोग टैक्स से बचने का तरीका ढूंढते थे जिसको कहा जाता था कर वंचन। लेकिन अब धीरे धीरे आय जो इनकम कर है, जो कर है, टैक्स है, उसमें कमी की गई, इसलिए ये कर वंचन भी धीरे धीरे कम होता गया। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊंची नहीं हो तो बचतों को भी बढ़ावा मिलता है। लोग ज़्यादा बचत भी करते हैं। अगर टैक्स ज़्यादा हो तो वो बचत की संभावनाएं कम हो जाती है, तो टैक्स को कम कर दिया तो बचत का भी बढ़ावा, और बचत होगा तो वो कहीं ना कहीं निवेश को बढ़ावा करेगा। निवेश आप जानते हो किसी उत्पाद की कार्य में पैसा लगाना निवेश कहलाएगा। लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण दे देते हैं। अब लोग पहले अपनी आय छुपाते थे, जैसे मजा होता है ना कि लोग अपनी आय और उम्र नहीं बताते, है ना, तो इसी प्रकार वो अपनी जो आय है वो छुपाने का प्रयास करते हैं। निगम कर ये भी की दर जो पहले बहुत अधिक थी धीरे धीरे इसको भी कम कर दिया गया। अब अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर को इनडायरेक्ट टैक्स जो लगाया किसी पर और वहन कोई और करता है। जैसे हम वस्तुओं पर लगाया जाता है ना, तो वो अप्रत्यक्ष कर है। में भी सुधार के प्रयास किए गए, जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए ताकि सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्र स्तर के बाजार की रचना की जा सके। तो इसीलिए अभी GST आया है। आपको पता ही है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वर्ष 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत एवं सरल बनाने के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि GST एक प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है। भारतीय संसद द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 GST कानून को पारित किया गया है। अभी मोदी सरकार में ये किया गया था। ये कानून जुलाई 2017 से लागू हुआ है। इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने की, कर वंचन कम होने की
है, अतिरिक्त आय प्राप्त होगी और कर वंचन यानी कर चोरी की कहीं संभावना नहीं होगी। और ये किस थीम पर आधारित है? एक राष्ट्र, एक टैक्स और एक बाजार निर्माण होने की आशा की गई है। तो ये भी ध्यान में रखना, एक राष्ट्र, एक टैक्स और एक बाजार का निर्माण होने की। करदाताओं के द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया और साथ ही करों की दर में भी पर्याप्त रूप से कमी की गई है। तो ये आपका करों में सुधार इसके अंतर्गत किया गया। अब है विदेशी विनिमय सुधार। विदेशी विनिमय का मैंने बताया आपको, जैसे भारत और जैसे हमने देखें कि अमेरिका के साथ व्यापार करें तो भारत का रुपया और डॉलर के मध्य क्या है विनिमय दर, यानी भारत के डॉलर के 1 रुपये के बराबर जो अमेरिका का जो $1 है उसके बराबर भारत का कितना रुपया बनता है, वो है एक तरह की विनिमय दर। तो विदेशी विनिमय सुधार, विदेशी क्षेत्रों में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया। विदेशी विनिमय बाजार में किया गया जहाँ इनका मुद्रा का, विदेशी मुद्रा का लेन देन किया जाता है। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालीन जो भुगतान संतुलन की जो हमने ऊपर समस्या देखी कि आर्थिक संकट की निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपये का अवमूल्यन किया गया। तो रुपये का अवमूल्यन का मतलब है भारतीय जो रुपया है उसका जानबूझकर यहाँ उसके मूल्य में कमी की गई थी। जैसे आगे इसको मैं अलग एक वीडियो के साथ इसको विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन मोटे रूप में इसकी जानकारी हम देखें। जैसे मान लें कि $1 बराबर 60 रुपये है और $1 बराबर इसका मूल्य कर दे 70 रुपये, तो ये है अवमूल्यन। तो यहाँ हम देखेंगे कि $1 बराबर कितना है, 60 रुपये है। और अब कितना हो गया $1 बराबर, तो यहाँ रुपये की वैल्यू क्या हुई है, गिर गई है, क्योंकि पहले $1 के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे थे, 60 रुपये। अब उसी $1 के लिए हमें 70 रुपये देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब भारत के रुपये का वैल्यू कम हो गई। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अवमूल्यन के कारण क्या होगा, जो हमारा निर्यात है वो सस्ता हो जाएगा, हमारा जो निर्यात है वो सस्ता हो जाएगा, ठीक है, और आयात हो जाएगा महंगा। और निर्यात सस्ता हो जाएगा, इसका मतलब जैसे अमेरिका में हम वस्तु बेच रहे हैं वो हमारी सस्ती हो जाएगी, तो निर्यात की जो वहाँ के अमेरिका के लोग हैं वो हमारी वस्तु को ज़्यादा खरीदेंगे तो हमारी वस्तुएं ज़्यादा बिकेगी तो हमें विदेशी मुद्रा ज़्यादा प्राप्त होगी। और आयात महंगा हो जाएगा, तो आयात महंगे का मतलब है कि हमारे देश में उस किसी भी विदेशी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो हम उसको कम खरीदेंगे, हमें पैसा कम देना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये एक अवमूल्यन हमारे द्वारा ये किया गया था 1991 में, और ये लगभग 2 बार उस समय किया गया था। 1991 में 2 चरणों में किया गया था। ये 2 चरणों में थोड़े 1-2 दिन का इनके बीच में अंतर था। तो ये इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई, ज़्यादा हुआ। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में रुपए के मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल भी की गई। और जैसा कि ऊपर क्या होता था कि जो विदेशी विनिमय, हमारे देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा में निर्धारण करने में सरकार का ज़्यादा नियंत्रण होता था, लेकिन अब वो उसको कम कर दिया। अब वो बाजार के आधार पर, ये भी एक सुधार किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अब तो प्राय बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों का निर्धारण किया जाता है। जैसे मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण किया जाता है ना वस्तु की, ठीक उसी प्रकार अब विदेशी मुद्रा, जैसे हमारे भारत के रुपए का मूल्य या वैल्यू है वो दूसरे देश की, जैसे डॉलर के साथ कितनी है, वो मांग और पूर्ति, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा किया गया, यानी बाजार के द्वारा किया गया। अब सरकारी नियंत्रण को इसको कम किया गया, तो ये भी एक इसके अंदर सुधार किया गया। व्यापार और निवेश नीति सुधार, अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का भी उदारीकरण प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्य कुशलता को सुधारना, यानी जो हमारे देश की जो उद्योग हैं उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, जो काम करने का तरीका, उसमें सुधार करने और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन, जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसको अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। जब वो नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, उनमें सुधार होगा तो उनकी लागतें कम होगी। जब लागतें कम होगी तो वो विदेशों में हमारे देश की वस्तुएं ज़्यादा बिकेगी। भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिमाण को सीमित रखने की नीतियाँ अपना रहा था, क्योंकि क्या है
भारत जो हमारे जो देश के उद्योग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, क्योंकि विदेश से जो वस्तु आ रही थी वो कम लागत पर होती थी, इसलिए उनकी कीमतें कम होती थी और हमारे बाज़ार में वो वस्तुएं ज़्यादा बिकती थी क्योंकि वो सस्ती होती थी, जिसका खामियाजा ये होता था कि हमारे उद्योग पनप नहीं पाते थे। इसलिए भारतीय आंतरिक उद्योग को संरक्षण दिया जाता था उनको, जैसे बिजली कम दर पर हो गई और अनेक कच्चे माल कम कीमतों पर उपलब्ध करा दिए जिससे उनकी लागतें कम हो। और एक प्रकार से संरक्षण इस प्रकार भी दिया जाता था और दूसरा इस प्रकार से जो आयात किए जा रहे थे उनके परिमाण को सीमित रखना, यानी उनको आयात जैसे कह दिया कि भाई इस उद्योग से केवल 1000 इकाइयाँ होगी, 1000 से ज़्यादा नहीं हो सकती, आयात नहीं कर सकते, तो 1000 से ज़्यादा फिर वो कहाँ से वस्तुएं प्राप्त होगी, वो हमारे उद्योग से प्राप्त होगी। तो इस प्रकार की पहले नीति अपनाई गई थी। इसलिए आयात पर कड़े नियंत्रण, इसलिए पहले आयात पर जो कड़े नियंत्रण लगाए जाते थे और ऊंचे प्रशुल्क, आयात पर जो शुल्क लगाया जाता था आयात निर्यात उसको कहा जाता प्रशुल्क। क्यों लगाया जाता था? क्योंकि विदेशी आयात को महंगा करने के लिए, उनकी कीमतें महंगा करने के लिए। क्यों? हमारे देश के उद्योगों को संरक्षण देने के लिए प्रयोग होता था। ये नीतियाँ कुशल और स्पर्धा क्षमता को कम करती थी, लेकिन ये हमारी जो कुशलता है और उसको कम कर रही थी। ये तो हमें एक सोची समझी उनको सहायता दे रहे थे, इसमें उनकी कार्य कुशलता में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। उन्होंने अपने जो लागत है उसमें कमी करने का तो कोई प्रयास किया ही नहीं। हमने तो केवल वो आयात पर टैक्स लगाया और आयात पर टैक्स लगाया तो उनकी कीमतें बढ़ दी, ऐसी स्थिति। तो इसमें हमें, जिससे देश में विनिर्माण उद्योगों की संवर्धित दर कम हो गई, जिससे हमारा जो विनिर्माण उद्योग है वो आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि हमने उसकी कार्य कुशलता में सुधार करने का तो और उसकी टेक्नोलॉजी में सुधार करने का तो कोई प्रयास ही नहीं किया। हम तो बस वो आयात प्रतिबंध लगाने पर लगे हुए थे। तो व्यापार नीतियों के सुधार के लक्ष्य थे, क्या लक्ष्य थे कि आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक जो प्रतिबंध है उसकी समाप्ति कर दीजिए। प्रशुल्क दरों में कटौती की गई, जो हम टैक्स लगा रहे थे, कर लगा रहे थे जो आयात पर, वो कम। और आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। तो आयात लेने के लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, वो भी समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि ज़्यादा हम कहीं विदेशी वस्तु नहीं खरीद ले। और हानिकारक और पर्यावरण संबंधी उद्योगों के उत्पादों को छोड़, जो हमारे देश के लिए पर्यावरण को या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनको छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर से आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। तो ये विभिन्न प्रकार के सुधार उसके अंतर्गत किए गए थे। अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंध से मुक्त कर दिए गए और भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए निर्यात शुल्क से भी मुक्त कर दिया गया। तो ये इस प्रकार का मोटे मोटे जो विदेशी व्यापार में सुधार किए गए थे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारे जो इसमें उदारीकरण में विभिन्न क्षेत्रों में जो सुधार किए गए और इनकी हमने विस्तृत रूप से चर्चा की, और इन सुधारों को आपके रीट एग्ज़ाम में पॉइंटों के माध्यम से पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको बड़ी बारीकी से इनको देखना है और इनसे संबंधित प्रश्न हैं कुछ तो आपको इसकी बीच बीच में मिले हैं, और भी अन्य प्रश्न जो विकल्प आधारित प्रश्न है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। उससे पहले सभी से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।